activities which are related to money. और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्टिविटीज विच आर नॉट रिलेटेड टू मनी। तो ऐसी एक्टिविटीज जो हम अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, फॉर एग्जांपल कि जैसे हम अगर भगवान की पूजा करें, या घर में जो हमारे दादा दादी हैं उनकी हम सेवा करें, या हम कहीं पार्क में खेलने जाएं, तो ऐसे एक्टिविटीज जो मनी से रिलेटेड नहीं है उसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसके टाइप है प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है सिंपल वर्ड्स में तो हम इसको डिफाइन करेंगे एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू मनी। लेकिन धीरे धीरे अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट आए तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अब हम डिफाइन करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू बेस्ट यूटिलाइजेशन, लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई unlimited human wants। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है कि जो भी हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है, जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं, 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज या स्केर्स रिसोर्सेज क्या है। मींस जिन रिसोर्सेज की डिमांड इज ग्रेटर देन देयर सप्लाई, तो उनको हम क्या कहेंगे, स्केर्स या लिमिटेड रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड हैं जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है उनकी बेस्ट यूटिलाइजेशन से, ताकि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, ताकि हमारे जो अनलिमिटेड वांट्स है उनको सेटिस्फाई किया जा सके, कि जो प्रोड्यूसर है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, जो कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, और जो हमारी इकोनॉमी है उसका सोशल वेलफेयर हो। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। प्रोडक्शन क्या है, इसके नाम से पता चल रहा है, प्रोडक्शन मींस कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। प्रोडक्शन मींस कि जो इनपुट है उसको आउटपुट में कन्वर्ट करना, या रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना, इज कॉल्ड प्रोडक्शन। तो प्रोड्यूसर कौन है, जो प्रोडक्शन करता है वो क्या है, प्रोड्यूसर। ऐसे कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन मींस यूजिंग द utility value of goods and services। कंजम्पशन क्या है, यूजिंग अप द यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यूटिलिटी वैल्यू क्या है, जितने भी गुड्स हैं उनमें हर एक जो गुड है उसमें कोई ना कोई यूटिलिटी होती है जिससे हमारी जो वांट है वो सेटिस्फाइड होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि एसी या फैन, तो ये हमें गर्मी से राहत देते हैं, हवा देते हैं। जो एसी है कूलिंग करता है। या हम बात करें कि अगर पेन, तो पेन से हम लिख सकते हैं। तो ये क्या है, गुड्स की यूटिलिटी वैल्यू। तो कंजम्पशन क्या है, यूजिंग द यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम कहेंगे कंजम्पशन। और कंज्यूमर, जो कंजम्पशन करता है, कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर। गुड्स और सर्विसेज की जो यूटिलिटी वैल्यू उसको कंज्यूम करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहेंगे, कंजम्पशन। कंजम्पशन मींस यूजिंग द यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन्वेस्टमेंट,
investment means expenditure by producer on purchasing such assets which help in generating income in future. देखो इन्वेस्ट करना मीन्स कि कहीं ऐसी जगह पे पैसे लगाना जिससे फ्यूचर में इनकम अराइज हो। तो वैसे तो जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा हाउस होल्ड भी करता है। हाउस होल्ड सेक्टर मीन्स कि हम लोग जो हैं अगर अपना मकान बनवाए तो वो हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट। जो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट जो भी रोड, डैम्स या फ्लाईओवर या हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज या किसी भी कंपनी के शेयर परचेज कर ले, कोई अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू करे, मशीन्स परचेज करे, तो वो क्या है, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट वर्ड जब हम यूज करते हैं तो हम ये कहेंगे एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर on purchasing such assets which help in generating income in future. For example, जो प्रोड्यूसर है, अगर मैं ये कहूं कि वो बैग बना रहा है, या हम बात करें अगर फॉर एग्जांपल की टेलर की, तो वो जो भी कपड़े सिलता है तो उस कपड़े के लिए जो भी उसको धागे चाहिए या जो भी उसको कोई भी जो सामान चाहिए अपने कपड़े बनाने के लिए, तो वो तो उसका क्या है, रॉ मटेरियल। तो उसकी इन्वेस्टमेंट क्या है, प्रोड्यूसर जो भी एक्सपेंडिचर करता है मशीन को परचेज करने पे, जो भी उसकी सीविंग मशीन है वो मशीन उसकी क्या है, इन्वेस्टमेंट। कि जो टेलर है वो उस मशीन को एक बार परचेज करेगा और सालों साल उसको यूज करेगा। या फिर अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल हम बात करें कि स्कूल भी एक प्रोड्यूसर है क्योंकि वो एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो स्कूल जो भी एक्सपेंडिचर करता है चौक डस्टर पे, वो तो उसका क्या है, रॉ मटेरियल। कि जैसे जैसे टीचर यूज करेगा वैसे वैसे कंज्यूम हो जाएगा। विद इन 1 ईयर जो चीज कंज्यूम हो जाए वो क्या है, इंटरमीडिएट। लेकिन स्कूल जो उसने परचेज की है, जो स्टूडेंट्स को पिक एंड ड्रॉप करता है, वो क्या है, उसकी इन्वेस्टमेंट। या जो फर्म है वो जो मशीनें परचेज करते हैं, कि जो प्रोड्यूसर है मशीन को एक बार खरीदेगा और सालों साल यूज करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर ऑन परचेजिंग सच एसेट्स व्हिच हेल्प इन जनरेटिंग इनकम इन फ्यूचर, जिससे फ्यूचर में इनकम जनरेट हो। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है सेविंग। सेविंग मींस पार्ट ऑफ इनकम व्हिच इज नॉट कंज्यूम्ड। जो भी इनकम है उसके दो पार्ट होते हैं, या तो कंज्यूम करेंगे या फिर सेव करेंगे। तो पार्ट ऑफ इनकम व्हिच इज नॉट कंज्यूम्ड इज कॉल्ड सेविंग। नेक्स्ट हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मींस allocation of income among land, labor, capital, entrepreneurship. कि जो भी हमारी नेशनल इनकम है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। हम ये मान के चलते हैं कि देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कि जब भी जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन करता है तो वो रॉ मटेरियल का तो यूज करता ही है, और जो रॉ मटेरियल वो यूज करता है उसको हम बोलते हैं नॉन फैक्टर इनपुट। तो प्रोडक्शन के लिए जो प्रोड्यूसर है वो 4 फैक्टर्स का यूज करता है, और इन फैक्टर्स इनको हम बोल सकते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो भी प्रोड्यूसर है इन फैक्टर का यूज करता है और प्रोडक्शन करता है। अब प्रोडक्शन जो भी इसने गुड्स का सर्विसेज का किया है वो उसको सेल करेगा, और सेल करने के बाद प्रोड्यूसर के पास जो रेवेन्यू आएगा उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अमंग लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द फॉर्म ऑफ
लैंड को मिलेगा रेंट, लेबर को वेजेस, सैलरी, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट। जो प्रोड्यूसर है जब भी प्रोडक्शन करेगा तो उसको जगह चाहिए, वो किसी से बिल्डिंग लेगा किराए पे, तो उसको क्या पे करेगा? रेंट। अगर बिजनेस शुरू करने के लिए किसी से पैसे उधार लिए हैं, चाहे बैंक से लिए हैं या किसी पर्सन से लिए हैं, तो कैपिटल, बिजनेस जब हम शुरू करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि कैपिटल हमने कितनी लगाई है बिजनेस में, तो जो भी वो पैसे इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में उसको क्या मिलेगा? जिससे भी उधार लिया उसको पेमेंट करनी पड़ेगी इंटरेस्ट के फॉर्म में, चाहे बैंक से उधार लिया हो या किसी रिलेटिव से लिया हो या किसी से भी लिया हो। जो लेबर, अब प्रोडक्शन करने के लिए जो हम लेबर यूज करेंगे उसको क्या पेमेंट करनी पड़ेगी? वेजेस और सैलरी देनी पड़ेगी। और जो प्रोड्यूसर है, एंटरप्रेन्योर जो है, उसके पास क्या बच जाएगा? प्रॉफिट। तो ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन ऑफ इनकम among land, labor, capital and entrepreneurship in the form of rent, wages and salary, interest and profit. तो देखो बेटा, ये जो है ये आपसे अलग अलग भी 1-1 मार्क में पूछे जा सकते हैं कि डिफाइन प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, डिस्ट्रीब्यूशन, या इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो वो हमारे कौन कौन से हैं? प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको थ्री कंपोनेंट अगर आपसे पूछे जाएं कि 3 जो मेन कंपोनेंट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के, तो वो हमारे कौन से हैं, किनको हम एक्सप्लेन करेंगे? प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पूछे जाए, अदरवाइज अगर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी पूछी जाए तो हमें ये एक्सप्लेन करनी है। दूसरा, इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है एल्फ्रेड मार्शल ने। एल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है द स्टडी ऑफ मैनकाइंड in ordinary business of life. एल्फ्रेड मार्शल। तो स्टडी ऑफ मैनकाइंड मीन्स कि इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की, ह्यूमन बींग्स की। इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ मीन्स कि जो भी डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, जो भी सेविंग, इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यही हमारी जो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है कि रेगुलर जो लाइफ है उसमें हमारी यही एक्टिविटीज है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन। तो एल्फ्रेड मार्शल ने भी इकोनॉमिक्स को ऐसे ही डिफाइन किया, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है इनमें जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन करेगा तो कैसे बिहेव करता है, कौन सी चीजों का वो प्रोडक्शन करता है, कहाँ पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है, या जो कंज्यूमर है वो कैसे अपनी इनकम को स्पेंड करता है ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। नेक्स्ट इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है, ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है, एक तो आपसे जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसको हम कहेंगे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। या फिर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इट इज रिलेटेड विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। किससे रिलेटेड है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से यहाँ पे मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंज्यूमर है, एज ए कंज्यूमर, तो हमारी जो इनकम है वो हमारा एक रिसोर्स है,
तो जो कंज्यूमर है या जो हाउस होल्ड सेक्टर है, उस इनकम जो उसका रिसोर्स है, इसको वो कैसे एलोकेट करे कि इस उसकी लिमिटेड इनकम से उसकी मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई हो जाए। कि फॉर एग्जांपल जो इनकम है इसका यूज हम कर सकते हैं फूड के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, सेविंग भी हम इसमें से कर सकते हैं या कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो जो कंज्यूमर है या हाउस होल्ड सेक्टर है, उसके सामने प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। क्यों? क्योंकि जो उसकी इनकम है ये लिमिटेड है, लिमिटेड मींस स्केर्स है, और इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। अगर इनकम का सिर्फ एक ही काम होता कि इनकम को हम सिर्फ और सिर्फ खर्च करते खाने पे, तो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होती। क्योंकि हमें पता है कि हम जितने मर्जी पैसे कमा ले, कुछ भी कमा ले, सारे कहाँ जाएंगे? सिर्फ खाने पे। इस इनकम से हम और कोई काम नहीं कर सकते, तो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज नहीं होती। और अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है तो हमें इकोनॉमिक्स की स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स में हम यही स्टडी करते हैं कि वो चाहे कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, या हमारी अगर हम पूरी इकोनॉमी की बात करें तो कैसे जो उसके रिसोर्स है, एक कंज्यूमर के, एक प्रोड्यूसर के, एक कंट्री के, उनको कैसे हम अच्छे से यूज करें, कैसे उनका एलोकेशन करें कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। कि फॉर एग्जांपल अगर हाउस होल्ड है तो उसकी इनकम क्या है? लिमिटेड है, और उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है, मींस उसको डिफरेंट यूजेस के लिए यूज किया जा सकता है। इसीलिए प्रॉब्लम अराइज होती है कि इस इनकम का यूज हम किन किन कामों के लिए करें। कि सबसे पहले कि हम फूड के ऊपर करें, फिर हेल्थ के ऊपर करें, फिर एजुकेशन के ऊपर करें। अगर बाद में कुछ बच जाएगा तो हम देख लेंगे कि कहीं सेविंग्स करनी है, या एंटरटेनमेंट पे खर्च करना है, या कपड़ों पे खर्च करना है। ऐसे ही अगर प्रोड्यूसर है तो जो प्रोड्यूसर है उसके भी रिसोर्स लिमिटेड है। रिसोर्स मीन्स कि जब भी एज ए प्रोड्यूसर हम कोई चीज प्रोड्यूस करना चाहें, कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहें, तो हमारे पास जो भी रिसोर्स है लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक पर्सन मिलके या कुछ मतलब कुछ पर्सन मिलके या कोई एक पर्सन जितनी भी गुड्स और सर्विसेज है सारी चीजें बना दे, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। तो एक जो प्रोड्यूसर है उसके जो रिसोर्स है, रिसोर्स मीन्स उसके कैपिटल लगा लो, उसके पास जो पैसा है बिजनेस शुरू करने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, वो क्या है? उसका लिमिटेड है। तो इसीलिए उसको भी सेलेक्ट करना पड़ता है कि इस रिसोर्स का यूज वो कहाँ पे करे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि अगर जो प्रोड्यूसर है उसके पास लैंड है, जमीन है, तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा ये लैंड लिमिटेड है, क्योंकि इस एक बिल्डिंग में बहुत सारे काम शुरू नहीं किए जा सकते, सारी चीजों का प्रोडक्शन यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि ये लिमिटेड है। दूसरा, इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं कि उस एक लैंड का यूज करके आप हॉस्पिटल बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, कोई अपनी फैक्ट्री यहाँ पे शुरू कर सकते हैं, या फिर फार्मिंग भी आप कर सकते हैं। तो प्रोड्यूसर का जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, और साथ ही साथ उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। इसीलिए प्रोड्यूसर को एलोकेट करना पड़ता है अपने रिसोर्सेज को, मींस डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि इसका यूज करके इस बिल्डिंग पे, इस जगह पे वो हॉस्पिटल बनाए या स्कूल बनाए या अपनी कोई फैक्ट्री शुरू करे या फार्मिंग करे, ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि कैसे एक कंज्यूमर अपनी इनकम को एलोकेट करे, चूज करे कि कौन सी डिमांड को सेटिस्फाइड करे और कौन सी को ना करे। ऐसे ही जो प्रोड्यूसर है उसके भी जो रिसोर्स है लिमिटेड है, उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो उसको भी डिसाइड करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है कि वो अपने रिसोर्सेज का यूज कहाँ पे करे, क्योंकि सारी चीजों का प्रोडक्शन वो नहीं कर सकता। ऐसे ही हमारी इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज है वो भी लिमिटेड है। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट भी प्लानिंग करती है कि जो उसके पास जो रिसोर्स है, जो इकोनॉमी के रिसोर्स है, उनको कहाँ कहाँ पे यूज किया जाए, कि सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी वाले एरियाज कौन से हैं उनमें ज्यादा खर्चा करेगी, जो लेस प्रायोरिटी वाले जो एरिया है उनमें कम एक्सपेंडिचर करती है। तो इसीलिए जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और
It is the problem related with allocation of resources to get maximum satisfaction. और ये प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है? क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो है अनलिमिटेड, जो कभी पूरी नहीं होती, और जो हमारे रिसोर्स है एक तो वो लिमिटेड है या फिर जिसको हम स्केर्स भी बोल सकते हैं, और दूसरा इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। मींस जो रिसोर्स लिमिटेड तो है, साथ ही साथ उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, इसीलिए हमें चूज करना पड़ता है, एलोकेट करना पड़ता है कि कहाँ पे हम इन रिसोर्सेज का यूज करें और कहाँ पे ना करें। और क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इसीलिए हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। अगर हमारे यहाँ पे स्कैरसिटी नहीं है, अगर स्कैरसिटी नहीं है तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी, और अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी तो इकोनॉमिक्स भी नहीं होगी। इकोनॉमिक्स में हम स्टडी यही करते हैं कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका हम कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करें कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले और इकोनॉमी का मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो। तो इसमें हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्कैरसिटी इज द अंडरकरंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों राइज होती है? क्योंकि रिसोर्सेज हमारे क्या है, स्केर्स है, लिमिटेड है और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस है। अगर स्कैरसिटी नहीं होगी, रिसोर्स लिमिटेड नहीं है, हम जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं, तो उस केस में इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। और अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगी तो देयर इज नो नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स।